छी! स्नेहमयी प्रताड़ना की दृष्टि से 4 दिन के ताजे पति को फूल गेंदे किसी चोट मारकर बसंती हंस पड़ी। न जाने क्या क्या बककर उस बेचारी को परेशान कर रहे हैं आप। मार्ग भर के घुमावदार फेरे कुछ ही घंटों में पार कर वे बसंती के ननिहाल के गांव पहुंच गए और बड़े उल्लास से दूर की चोटी पर बिखरे नन्हे नन्हे मकानों के बीच एक बड़ी सी हवेली की ओर उंगली दिखाकर बसंती बोली, देख अहिल्या, वह रहा हमारा मकान। यहाँ से करीब 1 मील और चढ़ना होगा। आसपास कहीं कुली नहीं है क्या? धड़ीधर ने फिर अहिल्या को छेड़ा। उठा हो साली साहब, एक गठरी तुम और एक राजू, हम दोनों तो हनीमूनर हैं। आओ डार्लिंग, कहते ही उसने बसंती की कलाई फिर पकड़ ली। छी, देखो तो इन्हें शर्म भी नहीं आती। सामने ही बस का ड्राइवर चाय पी रहा है। बसंती ने झटक कर हाथ छुड़ा लिया। ड्राइवर को उस नई नवीली जोड़ी की रासलीला देखने में बड़ा रस आ रहा था। अच्छा जी, बस माफ करो, लो मैं ही उठाए चलता हूँ। एक भारी सी टोकरी उसने उठाई। एयरबैग, कंबल रख देखते देखते तीनों ही लाद लूट कर चल दिए। बड़े बड़े चीड़ के पेड़ों की बनी प्राकृतिक एवेन्यू के बीच चलना अहिल्या को बड़ा भला लग रहा था। सरल स्कंद स्पर्श करती पहाड़ की शीतल बयार उसे सुपारी, नारियल और मौलसीरी की सोना लुटाती बयार से भी मीठी लग रही थी। चारों ओर पर्वतमालाओं से घिरी होने पर भी वह एक विचित्र सी घाटी थी, जिसके ओर छोर पहाड़ी पर जात मदार और कंद पुष्पों से ऐसे सुवासित हो रहे थे जैसे कहीं अगरू चंदर की ढेर सारी धूप बत्तियां जल रही हों। सीढ़ी से बने खेतों पर नई फसल का तारुड़ गदरा रहा था। छोटी छोटी पथरीली छतों पर कहीं 16 गजी काले लंगे और रंग बिरंगे दुपट्टे सूख रहे थे। कहीं स्तूपाकार सूखी सुनहरी घास के गट्टों पर पड़ती अस्तगामी सूर्य की मंद रश्मियां उन्हें तपे सोने का सा दमका रही थी। आसपास के अलावे से उठते गोबर के धुओं से मिली भीगी मिट्टी की सोधी सुगंध से कुमायूं की धरणी ने प्रवासिनी अहिल्या का स्वागत कर वरण किया और अहिल्या मुग्ध बनी झूम उठी। निःशब्द इधर उधर देखती सरल ग्राम की अनुपम सुषमा को आंखों ही आंखों में पीती वह दुर्लभ चढ़ाई पार करती जा रही थी। बाप रे बाप, तुम्हारा ननिहाल है या तिब्बत के दलाई लामा का महल? धरणीधर ने हाफ कर हाथ का सामान दंड से नीचे फेंक दिया और एक चट्टान पर बैठ गया। बैठो भाई सब लोग, हमसे तब नहीं चला जाता। रज्जू कुछ दूर आगे बढ़ गया था। धरणीधर का कथन सुनकर हंसता हुआ लौट आया। सकचाती अहिल्या ने देखा, उसकी आंखों में एक दुधिया बचपनी मिठास थी। ठीक ही कहा है आपने, हमारे दादाजी पहले तिब्बत ही में पहाड़ी ऊन का थोक व्यापार करते थे। वहीं से एक तिब्बती मठ का नक्शा उतारकर उन्होंने इस मकान को बड़े शौक से बनवाया था। हाथ का बैग नीचे रखकर वह भी बसंती के पास बैठ गया। पास बैठी अहिल्या ने फिर देखा, खाकी पैंट के कुछ उठ जाने से उसके पैरों की युगल टखनियां बतासे सी सफेद लग रही थी। बार बार उस अपरिचित युवक के मोहक अवयव उसे किस गोरख धंधे में फंसाए ले जा रहे थे, उससे उसे स्वयं झुंझलाहट हो रही थी। पर फिर भी वह पानी के तीव्र प्रवाह में बहते तिनके किसी असहाय से बही चली जा रही थी। ऐसे कदम कदम पर बैठोगे राजूदा, तब तो पहुंच चुके हम, बसंती बोली और धूल झाड़ती उठ खड़ी हुई। देखते नहीं अभी बद्री काका के मकान वाला मोड़ भी नहीं आया, चलो उठो। बद्री काका के मकान का मोड़ पार कर वे आगे पहुंचे तो दिन ढल चुका था। बसंती के ननिहाल की विचित्र हवेली संध्या के धुंधलके में गले तक डूब गई थी। वास्तव में चौकोर लंबोतर बिना तरासे गए विचित्र आकार के पत्थरों से बनी एक ढालू चट्टान पर तिरछी खड़ी एक आलीशान इमारत थी। ऊंची ऊंची जेल किसी दीवारों पर उभरी छोटी छोटी खिड़कियां हाथी के आंखों से ही बेमैल लग रही थी। एक खिड़की के रेशमी पर्दे से मंद रोशनी किसी काने की आंख की तरह बदसूरती से चमक रही थी। लोहे के द्वार को राजू ने बढ़कर खटखटाया और खटखटाते ही चरमर शब्द के साथ वह पट खुल गया। लगता था उस जनहीन दिखने वाली हवेली का द्वार बहुत कम ही खुलता था। द्वार खुलते ही लालटेन की मंद रोशनी में राजू बासंती को देखकर बूढ़े नेपाली दरबान ने अपनी बत्तीसी खोल दी। वाह वाह अम्मा, आज तो खूब खुश हुन्या हो। उनके कंठ स्वर में भी हवेली के द्वार की भांति जंग लगा था। क्यों रे मान बहादुर, तू अभी मरा नहीं? राजू ने बड़ी लाड से उसकी कुबड़ी पीठ थपथपाई। मरेगा कैसे, अभी हम हुजूर का शादी देखेगा, बच्चा खिलाएगा जैसे हुजूर का खिलाया। तब तो मर चुका तू, राजू ने हंसकर कहा। मान बहादुर भी हंसता हंसता लालटेन दिखाता उन्हें फिर एक सकरी गैलरी के भीतर ले चला।
अहिल्या को न जाने कैसा भय हो रहा था। बहुत बरसों पहले वह एक बार मौसी के साथ लखनऊ के बेलीगारत का तहखाना देखने गई थी। ठीक वैसे ही सीलन और भयावने अंधकार की परिचित स्मृति ने उसे आतंकित कर दिया। लग रहा था अभी भी कहीं से वैसे ही चमगादड़ों का दल उनके सिर के ऊपर मरड़ा उठेगा। पर अचानक ही गैलरी की नीरस यात्रा समाप्त हो गई। गैलरी की दीवारों की बाहें धीरे धीरे फैलती जा रही थी। लग रहा था वे अब हवेली के किसी प्रकोष्ठ में पहुंच रहे थे। दीवारों पर चूने गारे का कोई आडंबर नहीं था। पिकासो के क्यूबिज्म के से सौंदर्य का स्वामी वह महल एक विचित्र कला का सम्मिश्रण था। मोहनजोदड़ो के सभ्यता के विषय में वह पढ़ती आ रही थी। आज इतिहास के विस्मृत पन्ने जैसे जीवंत होकर फड़फड़ा उठे। बजाई हो देखो को आछो, मान बहादुर ने अपने नेपाली भाषा में हाक लगाई और उसकी गंभीर हुंकार स्वयं पर उत्तर बन उसी की गूंज गहन गुहा द्वारों से टकराकर लौट आई। बहुत लाड़ उमड़ने पर ही वह मालकिन को अपनी भाषा में पुकार उठता था, बजाई अर्थात नानी। उन्हें लेकर वह जिस गोल कमरे में पहुंचा वह अपनी बनावट में सकरी गैलरी से एकदम ही भिन्न था। कमरे के अस्पष्ट धुंधलके में एक बड़े से जहाज से पलंग पर सन से बालों की एक वृद्धा बैठी थी। उसके गले में एक बड़े बड़े दानों वाली सोने मूंगे की मोहन माला थी। सफेद बालों के नीचे उसका गोरा गोल गप्पू सा चेहरा ड्रेसडन की चीनी गुड़िया का सा लग रहा था। आंखों की सफेद पलकों के नीचे नीली आंखें भी किसी मीम की सी ही थीं। सहसा उन्मादग्रस्त आंखें प्रसन्नता से चमक उठी। अरे बदुरिया, देख क्या रहा है, शंख बजा, कहकर वृद्धा ने बाहें फैला दी। दौड़कर राजू और बासंती उससे लिपट गए और बजाई उन्हें झुक झुक कर ऐसे चूमने लगी जैसे दिन भर बछड़े से बिछुड़ी गया उसे चुम चुम कर चाट रही हो। अहिल्या और धरणीधर सकपकाए से एक कोने में खड़े रहे। एक लंबे पीतल के पानस में जलती हुई धूपबत्तियां रह रहकर हवा में कांप रही थी और उसी कांपती लौ में वृद्धा नानी का तप्त कांचन वर्ण झुर्रियों में भी लपटे सी मार रहा था। बसंती से वह सुन चुकी थी कि उसकी नानी अपने यौवन काल में अपने सौंदर्य के लिए पूरे कुमाऊं में प्रसिद्ध थी। नेपाल के राजवंश में उनका जन्म हुआ था, किंतु दासी पुत्री होने से भी उनका जीवन मां की भांति अभिशप्त होने से बच गया। बसंती के नाना बड़े रसिक प्रकृति के व्यक्ति थे। एक बार अपने नेपाल यात्रा में उनका परिचय नानी के परिवार से हो गया और उनके सौंदर्य पर वे ऐसे रिझे कि कुमाऊं के समस्त महापंडितों की अवहेलना कर नानी को ब्याह लाए। उन्हें जात-च्युत कर दिया गया। इसी से वे अपनी नवेली बहू को लेकर तिब्बत की प्रवास यात्रा पर चले गए। कुछ साल पहले उनकी मृत्यु हो गई। तभी ही से नानी को बीच बीच में उन्माद और विस्मृत के दौरे पड़ने लगे, किंतु आज सहसा उनकी विस्मृत दूर भाग गई थी। सबकी कुशल छेम पूछते पूछते नानी ने अचानक पूछा, क्यों रे बसली, तेरा दूल्हा क्यों नहीं आया? हंसती हंसती बसंती ने नानी की गोदी से माथा उठाया। ये तो खड़े हैं। हाय राम, मैं मर गई। आओ जेवज्जू, मतलब दामाद जी, तुम भी किस कोने में छिपे रह गए? आओ आओ। नानी ने अपने छोटे छोटे हाथों की गुदगुदी हथेलियां फैला दी। धरणीधर ने बढ़कर पैर छुई। जमाता की चुबुक स्पर्श कर नानी ने आशीर्वाद की झड़ी लगा दी। वाह वाह, चंदा की जोत, गुलाब की सी फूल, जैसी मेरी बसली वैसा मेरा राजकुंवर सा दुल्हा। जोरे जोरे, मतलब दीर्घायु हो। एक कभी नेपाली भाषा में कभी पहाड़ी में आशीर्वाद देती। नानी सहसा तिब्बती भाषा का मंगल गीत गाने लगी। जमरिज्जू, समझे इसका अर्थ? अपनी बैदूर मणि से नीली आंखों को चमकाती बजाई ने पूछा। हा हा हा, तुम क्या समझोगे? इसका अर्थ है मेरी उमंग आशा और तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। मेरे इष्ट देव जन्मेजुंग सबकी रक्षा करे और हमारी गृह देवी न्यूगंठ सबको सहारा दे। धरणीधर अवाक देख रहा था, कौन कहता है ये पगली है? बसुली मेरे सब गहने धरे हैं, आधे मेरे रजुआ की बहू के। मेरा चुंग मतलब करेला के आकार का एक तिब्बती गहना, मेरे कान के मुनड़े तेरा और मेरा नाक का बोरा चंद्रहार सब तेरा और मेरा बलडंग मतलब रुपयों की माला, मेरे नग हाथ में तिब्बती कड़े, छक छयब और दिव्बा मतलब ब्रोच मेरी राजू की बहू की। एकाएक बसियत नामे के बीच बजाई की दृष्टि कोने में दुबकी अहिल्या पर पड़ गई। वह कौन है? तीखे स्वर में उन्होंने पूछा। अरे अम्मा, यह तो छोटे काका की लड़की है अहिल्या।
हाय कैसी चुपचाप खड़ी है तू, बसंती ने कहकर उसे आगे खींच लिया। अहिल्या को अभी कुमाऊनी ढंग से प्रणाम करना नहीं आया था। बंगाली ठप्पे से ठक से अम्मा के चरण युगल स्पर्श कर उसने माथे से दोनों हाथ लगाए और अम्मा ने उसकी इस विचित्र मुद्रा पर मुग्ध होकर उसे गोदी में खींच लिया। अरे ओ मद्दा, वास्तंभिक कंठ से वे बोली, तनिक पानस तो नजदीक ला। राजू, बसुली का मुंह तो रोज ही देखा है, अपने इस नई पुत्री का मुंह तो ठीक से देखूंगी। कल से फिर प्रदोष है, आज अच्छी तिथि है। अम्मा ने अपनी हथेलियों में अहिल्या का चेहरा भर लिया। मंदा सचमुच ही 7 बत्तियों का जगमगाती पौनस निकट ले आई। अहिल्या का चेहरा लज्जा से लाल पड़ गया। वह ऐसे विचित्र प्रकार के स्नेह से परिचित नहीं थी। उसका सकपकाना देखकर बसंती जोर से ताली बजाकर हंस पड़ी। आहा, अम्मा ने फिर विभिन्न भाषाओं में अनर्गल प्रलाप प्रारंभ कर दिया। चंदा की जोत, गुलाब का फूल, जैसा मेरा राजू वैसे मेरी बहू। एक एक सब स्तब्ध हो गए। क्या बक रही हो अम्मा? बसंती ने डपटकर परिस्थिति संभालने की चेष्टा की। राजू दा की अभी शादी कहाँ हुई? यह तो अपने कलकत्ते वाले छोटे कक्का की लड़की है, मेरे साथ घूमने आई है अम्मा। चल हट, मार थप्पड़ मुंह टेढ़ा कर दूंगी। कहती है राजू दा की शादी कहाँ हुई, तो 3 पेट को किसकी शादी थी छोकरी? झुर्रियों पड़ा चेहरा तमतमा उठा। हाय राम, मैं कहाँ जाऊं? खिलखिलाकर बसंती ने हंसी के मजीरे से बजा दिए। अम्मा, रीवा तो मेरी शादी हुई। चल, मुझे बना रही है, तेरी शादी तो पिछले साल में हो गई थी, हरामी साली। अम्मा का स्वर क्रमशः तीखा होता जा रहा था। मंदा ने इशारे से बसंती को चुप रहने को कहा। ऐसे विस्मित के दौरे पड़ने पर मालकिन से तर्क करना व्यर्थ था। जाओ तुम सब बाहर, मुझे बनाते हैं। देखो तो जरा, कहती है राजू की शादी नहीं हुई, जाओ सब। कहते ही बजाई ने सचमुच ऊपर तक चादर खींच ली और मुंह फेर कर लेट गई। बसंती पति और अहिल्या के सामने कटकर रह गई। लगता था इधर ही अम्मा की अवस्था बिगड़ गई थी। छी छी, अहिल्या भी क्या कहती होगी। राजू दा न जाने कब पहले ही खिसक गए थे। मद्दा ने धीरे से बसंती को ठसकाया। लली, दूसरे कमरे में चल, मैं चाय बना कर लाती हूँ, इन्हें बड़बड़ा लेने दो, थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगी। बसंती उठ खड़ी हुई और हाथ के इशारे से अहिल्या और धरणीधर को बुलाकर जिस दूसरे कमरे में ले गई, वह मकड़ी के जालों और धूल के अंबार से पटा था। क्या करूं लल्ली? मंदा ने 2-3 कुर्सियां की धूल झाड़कर आगे खींच दिया। देख ही रही हो, मालकिन की ऐसी हालत है, मैं अकेली जान हूँ, कहाँ कहाँ देखूं, क्या क्या करूं। बहादुर से अब कुछ होता नहीं। मुझे भी लिवाने भतीजा कई बार आ चुका है। कहता है, चाची अब तेरी उम्र क्या नौकरी की रह गई है? जानती हूँ लली, पर जहाँ सुख में मालकिन के साथ रही, क्या दुख में उन्हें छोड़ दूं? रजुआ के बाबू कई बार उन्हें लिवाने आए, पर मानती ही नहीं। एक यही कमरा तो रहने लायक रह गया है, इसी में तुम्हारा पलंग लगा दिया है, मैं चाय ले आऊं? हाथ का झाड़न कंधे पर डालकर मंदा चली गई। 2 पलंग अहिल्या और बसंती के लिए लगाकर मंदा ने बहुत पुराना अखरोट का नक्काशीदार फायर स्क्रीन खींचकर 2 मर्दानी पलंगों के आड़ कर दी थी। बसंती ने उठकर दियासलाई के डिब्बी सी खिड़कियां खोल दी और हवा के सुमधुर झोंके से कमरा भर गया। प्रीमरोज की एक घूमती घामती बेल पूरी खिड़की को घेरे थी। दीवार पर महारानी विक्टोरिया, जॉर्ज परचम और नेपाल के सरकार के 3 विशाल तैलचित्र टंगे थे। एक और अम्मा और नाना जी की बड़ी सी तस्वीर थी। मखमली पायदान पर अपने छोटे छोटे पैर रखकर अम्मा ने साड़ी ऊंची उठाकर दोनों पैरों में पड़ी चांदी की पायजेब को प्रत्येक कोट से दिखाने की चेष्टा की थी। मदीने की साड़ी पर लगी मखमली बेल की एक एक गुलाब और पंक्तियां तक स्पष्ट उतर आई थी। नानी सचमुच ही परी सी सुंदरी लग रही थी, पर केसर की सी मूछों के बीच नाना जी के बंकिम स्मित ने पत्नी के सौंदर्य पर भी विजय पा ली थी। द्वारों पर झूलते मखमली पर्दों को समय के चपेटों ने बुरी तरह छत बिछत कर डाला था। उनका रंग अब गहरे लाल से उतरकर फीका गुलाबी लगने लगा था, पर कहीं कहीं पर उल्टी और बखिया और तुरपन के बीच पर्दों का पूर्व यौवन नानी के चंपई रंग की भांति अभी भी सुरक्षित था। एक कोने में बड़े बड़े टूटे फूटे जापानी फूलदान रखे थे, जिन पर धूल की कई परतों के बीच से एकाध चेरी झांकती दिख रही थी। सब कुछ कितना बदल गया है। एक लंबी सांस खींचकर बासंती ने कहा, कभी 7-7 नौकर इन कमरों की धूल झाड़ते थकते थे, और आज बीछी में आधी की तरह राजू आ गया। जानती है बसली, पिछवाड़े के आड़ू से और आलू बुखारे के सारे पेट सूख गए हैं। यही तो देखने गया था मैं।
क्या आड़ू होते थे, एकदम बम गोला, और आज टूट खड़े हैं। इस कहानी का शेष हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।